ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आपका पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे चलते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर नंबर 1 है, क्या है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो आज हम इस टॉपिक पर विचार करेंगे, देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडक्टिव मटेरियल पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है, ये आपके सामने होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसको थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे हम मटेरियल की स्टडी करने जा रहे हैं, ये हमें अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये मटेरियल सब मैटर से आया है। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। अगर पदार्थ के अस्तित्व को समझें तो पदार्थ होता क्या है। आप कोई भी वस्तु जिसमें वेट होता है, जो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, आप कह सकते हैं, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका मार्कर हो गया, हर चीज़, एनीथिंग जो आपके आसपास है, सब पदार्थ है। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी पदार्थों से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही पदार्थ से बनी हुई है। ये आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, अगर हो सकता है कि हमारा डेफिनेशन कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, तो मैं इसको और आसान तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी वस्तु जिसको आप अपने आँख से देख सकते हैं, आप नहीं देख पा रहे तो उसका अनुभव कर सकते हैं, जैसे हवा, उन सबको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप जानते होंगे। प्रकाश पदार्थ के श्रेणी में नहीं आता। तो पदार्थ जो होते हैं, उनका अस्तित्व की अगर हम बात करें, उनके बारे में अगर हम बात करें, चूँकि इनके बारे में पूरी स्टडी ही केमिस्ट्री है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जानना ज़रूरी है, बिना उनके जाने हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को हम बिल्कुल ही नहीं डील कर पाएंगे। तो पदार्थ जो होते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में छोटे तो बहुत ही छोटे छोटे कणों के कम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये मार्कर है, तो ये मार्कर ऐसे ही नहीं आपके सामने है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के इस मार्कर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है दोस्तों। तो अगर हम इसके एक छोटे से पार्टिकल को बात करें, एक छोटे से पार्टिकल की बात करें, तो वो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से, अणुओं से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ये छोटे छोटे कणों से बने हैं। इनका एक कण असंख्य अणुओं से, मॉलिक्यूल से बने हैं, जिनको हम नहीं देख सकते हैं। और इसका एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत ही सादे एटम से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और इसका एक परमाणु असंख्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मिलकर बना होता है। ठीक है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर एक परमाणु बना होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अनडिविजिबल हैं, इनको अब इसके बाद डिवीजन नहीं किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका मैटर है, मैटर का मतलब पदार्थ, ये किससे बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। और ये स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, ये आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, जिनको अणु कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं। और ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर
बने होते हैं। ये इनका क्रम है, इस मैटर से ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जन्म हुआ है। इसके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अवधारणा इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से आई है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन का ही तो सारा खेल है, इसने ही तो एक ब्रांच, एक इंजीनियरिंग ब्रांच जनरेट कर दिया। ठीक है, कैसे अब देखते हैं इनके बारे में। तो होता क्या है, किसी मैटर की अगर हम बात करें तो होता क्या है, ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रीय भाग। एटम की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देखें कि एटम बना कैसे है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में परमाणु संरचना। ठीक है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दुनिया जानती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये सब जानते हैं भाई, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं। तो देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, सबसे आउटर, सबसे बाहरी सेल में होते हैं, तो इस पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है ना, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपके पास बहुत लंबा परिवार है, तो आप सारे सदस्यों पर आपका प्रभाव बिल्कुल सेम नहीं रह पाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का प्रभाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि जो सबसे बाहरी सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोस्तों आसानी से क्या हो सकते हैं, सर्किट में फ्लो हो सकते हैं। आफ्टर सर्किट में फ्लो होने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका केंद्रीय भाग हो गया, ये आपका केंद्रीय भाग हो गया, और हो गया इसके चारों ओर ये सेल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए दोस्त, ये सेल हो गए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में, इसमें इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आसानी से सर्किट में फ्री हो सकते हैं फ्लो होने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से सर्किट में क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, जब ये इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻29 होती है, लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को कंडक्टर कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इसके आसपास हैं तो उस क्या बनता है, वो कंडक्टर बनता है। यानी कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होते हैं, क्या होती हैं, नेग्लिजिबल जो होते हैं, ध्यान देना है आपको, नेग्लिजिबल जब होते हैं, ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब नेग्लिजिबल होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये नेग्लिजिबल होते हैं, तब ये क्या बनते हैं, तब ये कौन सा मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जब होती है आपकी लेस देन कंडक्टर, कितना, लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर, तब ये क्या बनता है आपका, तब आपका ये मटेरियल जो बनता है वो होता है आपका क्या, सेमी कंडक्टर। क्या होता है, सेमी कंडक्टर।
ठीक है। तो आप दोस्तों सेमीकंडक्टर को समझ गए होंगे कि इसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप कह सकते हैं जो इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पूरे सेमीकंडक्टर की स्टडी हम जिस इंजीनियरिंग में शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में हम करते हैं पूरे सेमीकंडक्टर की स्टडी, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और जब हम कंडक्टर की पूरी स्टडी करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सेमीकंडक्टर में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर में होता है तब वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। बहुत सारे इसके डिफिनेशंस हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में फ्लो होता है तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है। ये आपका 400 वोल्ट, 220 वोल्ट, 1000 वोल्ट पे वर्क करता है, इसलिए इसको हम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये आपका सेमी कंडक्टर है, ये लो वोल्टेज इंजीनियरिंग है, 2, 4, 6 वोल्ट पे ही इसके ऑपरेटर्स कंडक्ट करते हैं, तो ये लो वोल्टेज इंजीनियरिंग होती है। इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, 2 प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, इसके साथ एक चार्ज कैरियर और होता है जिसको होल्स कहते हैं, बताएंगे वो क्या होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही चार्ज कैरियर होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है बस। ठीक है। ये इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं और इसमें हम एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टर मटेरियल। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेमीकंडक्टर है। तो हमारी जो टोटल फोकस होगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में होगा, और हम सारी बातें इनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है, मैटर बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे कोई पूछे फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन बताइए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या डिफिनीशन होगा, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसका कोई आपसे डिफिनीशन पूछता है तो इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे, ध्यान देना है कैसे। आउटर मोस्ट सेल में वह इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में वह इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से, इससे न्यूक्लियस से ठीक है, जो न्यूक्लियस से, ठीक है, जो न्यूक्लियस से कैसे अटैच्ड होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं। ठीक है। जो आपके न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं। ठीक है। ऐसे आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वो जो न्यूक्लियस से वीकली अटैच, मतलब कमज़ोर रूप से बहुत अटैच्ड होते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया जाए तो वो सेल को छोड़ करके कंडक्शन मोड में आ जाते हैं, फ्लो होने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आसानी से सर्किट में क्या हो सकते हैं दोस्तों, फ्लो हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातों को यहाँ पे हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा मूव करता रहता है। तो ये बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो कोई भी बल्ब, फैन, कुछ भी ऑपरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि
जबकि इलेक्ट्रॉन तब भी मूव करता है दोस्तों, लेकिन वो जिग जैग मोशन करता है। मतलब एक बार किसी डायरेक्शन में परमाणु से टकराया, फिर अपनी डायरेक्शन बदला, फिर किसी परमाणु से टकराया, फिर अपना डायरेक्शन बदला, जिग जैग मोशन करता है। इसीलिए वो जो है फाइनली अपने किसी भी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाता, इसलिए कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होती। लेकिन जब उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सप्लाई जब आती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, उसी में वो क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। हाँ, तभी परमाणु से टकराता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, फिर एनर्जी ले लेता है, फिर टकराता है, फिर एनर्जी लॉस करता है, फिर एनर्जी ले लेता है। तो जो ये एनर्जी लॉस करता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए हर इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस लॉन्ग टाइम में ऑपरेट होने पर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है दोस्तों, तब भी ये मूवमेंट होता है। और ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अपना एक टारगेट फिक्स किया, आप उस पर चले, मन है हमेशा भटकेगा, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर कोई दूसरा टारगेट फिक्स किया, फिर कहीं चले, फिर मन डाइवर्ट हो गया, फिर ऐसे करके आप कोई भी डेस्टिनेशन फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए दोस्त अगर एक बार कदम उठा लिए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जिस फील्ड में, उसी में ही अपना पूरा दम लगा देना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा तो डेस्टिनेशन डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, जिससे नेट जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो चलिए हम अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, थोड़ा सा डीप बात करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल ये क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके अंदर अब चलेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे दोस्तों। किसके बारे में, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। ठीक है, इसमें दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। जनरली हम दो प्रकार के यूज करते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। इनकी हम स्टडी करेंगे कि क्या है इसमें डिफरेंस, हम किसका यूज ज़्यादा करते हैं, किसका कम करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि सिलिकॉन जर्मेनियम के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फास्फेनाइट है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, बहुत सारे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, लेकिन हम इन्हीं को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, सारी रीजन्स आपको क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, अगर हम किसी एक का, मान लीजिए हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का अगर हम क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल में सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणु होंगे, तो उसमें तो सोचना नहीं है। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर आपका 14 होता है। तो अगर हम 14 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 284, ठीक है, यही इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम इसको आप बाउल रूल से भी करें तभी 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 2 2 4 6 1s 2s 2p, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, हम देखते हैं कैसे आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन 4 ही आएंगे। वन एस 2s 2p 3s 3p। इसी तरह से अगर हम जर्मेनियम का करें तो जर्मेनियम का 32 होता है, तो इसका हम करेंगे 2 8 8 2 10, ठीक है, 2 8 18 32। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जर्मेनियम के भी केस में देखेंगे, तो जर्मेनियम के केस में भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के भी केस में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जर्मेनियम ऐसे भी कह सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट शेल में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन से कम किस में होते हैं? मेटल में, कंडक्टर में होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किस में होते हैं? इंसुलेटर में होते हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका कहेंगे सर तब तो कार्बन में भी आपके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्यों नहीं रखा जाता? हाँ भाई, उसके पीछे रीजन है क्यों नहीं रखा जाता है कार्बन को। अभी इसी समय हम उसको क्लियरिफाई करेंगे क्यों नहीं रखा जाता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके मान लीजिए ये आपका C6 यानी कि 2 4, तो पहले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे में आपके कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो कुछ कहना नहीं है, इसमें आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूक्लियस में, केंद्रीय भाग में। तो ये बताइए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल पास में नहीं है, इतने पास में है कि इसको आसानी से हम फ्री कर ही नहीं सकते। इसीलिए इसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसके आउटर सेल मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत पास में होते हैं, ठीक है। इसलिए कार्बन को हम इसके यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों? यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ में। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सेल आपके कम बन रहे हैं, इसमें सेल आपके ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए इनको हम समझते हैं। अगर हम सिलिकॉन को लेते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के इन चारों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। उसी तरह से हम यहाँ भी आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी हो गया, आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देते हैं। जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हम क्या बना रहे हैं, ये सब सिलिकॉन में क्रिस्टल। मान लीजिए आपने सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल ले आया, तो उस क्रिस्टल में सिलिकॉन के असंख्य परमाणु होंगे, इसमें तो सोचना नहीं है कुछ। इसमें असंख्य एटम हैं सिलिकॉन के, हम बस कुछ ही एटम बनाए हैं। ये सब सिलिकॉन के एटम हैं, हमने कुछ ही एटम बनाए हैं। केमिस्ट्री कहती है कि जितने भी परमाणु हैं ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना करके ये आपस में रहते हैं। केमिस्ट्री तो यही बताती है ना, क्योंकि एक ही परमाणु के सारे, एक ही मटेरियल के सारे एटम आपस में क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मान लीजिए इधर किसी के साथ बना लेगा, इधर ये इधर किसी के साथ, ये इधर किसी के साथ, ये इधर ये इसके साथ बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम ये किसी के साथ, ये किसी के साथ, किसी के साथ, ये किसी के साथ, बाकी तो सारा कोवैलेंट बॉन्ड बन ही गया है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस के परमाणु के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में क्या बना लेते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर हम क्रिस्टल में एटम की बात करें, ठीक है, क्रिस्टल में किसी 2 एटम की बात करें, किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर अगर किसी 2 एटम की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। देखिए कैसे, हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम क्रिस्टल के अंदर किसी 2 एटम की बात कर रहे हैं, 2 एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 एटम ले लिया क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट शेल बन रहे हैं, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल मिल रहा है। अब हम क्रिस्टल के अंदर 2 एटम की, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से भी रिपल होगा, यहाँ से अट्रैक्ट होगा और यहाँ से भी अट्रैक्ट होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इससे भी रिपल होगा और यहाँ से भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट होगा। यानी कि क्रिस्टल के अंदर, मतलब मटेरियल के अंदर, अगर हम परमाणु की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल के, हर एक परमाणु के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जाहिर सी बात है भाई। लेकिन अगर आइसोलेट एटम की बात करें, क्रिस्टल से अलग हम एटम की बात करें, तो उसका तो लगभग आउटर मोस्ट शेल के सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होगी। तो क्रिस्टल के अंदर आउटर मोस्ट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा कि क्रिस्टल के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी जब आपस में मिलाते हैं तो एक बैंड बनाते हैं।
क्या बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इनका तो लगभग सेम होता है सारे परमाणुओं के। इनमें जो आपके इन जो सब सेलों में इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी एनर्जी तो लगभग सेम होती है। लेकिन जो बेटा यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अगर, तो इनकी जो एनर्जी होती है ना सारे परमाणुओं की, अगर हम 3p² की देखेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग एनर्जी आपकी होती है, जो क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, बैंड बनाते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है सब डिफरेंट होती है, बाकी सब की तो आपकी सेम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं आपके सामने, ये बना देते हैं बैंड, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, एनर्जी बैंड। ठीक है, तो हम एनर्जी बैंड के बारे में थोड़ी सी स्टडी जरूर करेंगे, तभी चीज़ें क्लियरिफाई होंगी। ठीक है, तो आपने समझा एनर्जी बैंड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम आउटर मोस्ट सेल के यहाँ सब सेल की बात करें, 3p की बात करें, तो p में आप क्या जानते हैं, p में क्या होता है, हुंड्स के रूल के अनुसार मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 6 होती है। इसमें 3 सब सेल बनते हैं। तो ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे फिल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले एक भर जाता है, तो चूंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 भर गया। ठीक है, 2 भर गया, ये हुंड्स रूल में आप पढ़े होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन जो 3 होते हैं पहले सब में भर लेते हैं, तब रिवीजन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों सेलों में क्या है, ज़्यादा है। इन दोनों में क्या है, ज़्यादा है इन दोनों सब सेलों में। और यहाँ जो है, यहाँ पे आपकी क्या है, खाली है। अगर यहाँ पे खाली होने की वजह से आसानी से क्या करते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं, कंडेंसन इसमें नहीं हो पाता। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंडेंसन नहीं होता, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करती। कंडक्शन बैंड इसमें पार्टली फील्ड, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। कैसे, वो भी बताएंगे, कम ही कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। इसका आउटर जो ये जो आपके लेवल होती है ना, ये जो आपका है, ये क्या होता है, खाली होता है। जब इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटर है, किसी भी वजह से, टेम्परेचर से, किसी भी वजह से जब इसमें जंप करते हैं, तभी आपका करंट फ्लो होता है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो आपका बैंड होता है ना, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, यही बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब मूव करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तभी आपकी क्या होती है, कंडक्शन होती है, करंट क्या होती है, फ्लो होती हैं। तो यहाँ पे हम अगर सारे एटम के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी की बात करें, तो सारे 3p की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम सारे तो यहाँ पे क्या होंगे, हर एक एटम की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस सेल में, हम इस सब सेल में बात कर रहे हैं, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मान लीजिए इस परमाणु की आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस परमाणु के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सब क्या होगी, अलग अलग होगी। और ये हिस्सा जो खाली होगा वो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस बैंड। ठीक है, ये जो खाली हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये बैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब इनको थर्मल से या किसी भी प्रोसेस से जब इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजा जाता है, तभी यहाँ पे क्या होते हैं, कंडक्शन होते हैं। तो ये बताइए, जब ये मान लीजिए आपने इसको टेम्परेचर दिया, चाहे किसी भी वेदर से, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ आ गया, तो ये तो स्थान रिक्त हो गया। तो इसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं हम, जो वैकेंसी ये होती है, इसी को ही होल्स कहते हैं। इसी को बेटा क्या कहते हैं, हम होल्स कहते हैं। ठीक है, ये अपेरेंटली मूव करता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ होता नहीं, आभासी रूप से इसका मूवमेंट होता है, ये इसका रियल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिसे इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं,
होल्स आप पीछे छूटते जाते हैं। तो होता क्या है, जब ये होल्स आपके पीछे बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो हम मान लेते हैं कि होल्स इसके पीछे विपरीत मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसीलिए होल्स पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। दिस इज नथिंग, सिंपली है होल्स विच इज जनरेटेड बाय थर्मली आर एनी मेथड। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है, बस एक क्या है, एक प्रकार का वैकेंसी होता है जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के बाद उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ भी समझेंगे। तो अब देखिए, अगर हम कंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे तो ये बैलेंस बॉन्ड, एक कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत ही कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर देते हैं, कंडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका कंडक्टर मटेरियल के लिए है। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल के लिए इनमें जो ये गैप होता है ना, ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करते रहिए। ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इनके बीच जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इससे ईजी से। तो इंसुलेटर की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। हाँ, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेमीकंडक्टर में अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में ये जो गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम में जो गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो आपका एनर्जी बैंड गैप है। तब तो आप कहेंगे सर जर्मेनियम में तो कम है, आसानी से फ्लो हो जाएगा, मोबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, तो आप क्यों जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं, सिलिकॉन का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा, कि हम सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी तक आपको क्या बताया, जो भी मैंने आपको बताया उसको मैं समराइज़ करता हूँ। जो आप सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल लाते हैं उसमें बहुत सारे परमाणु हैं। अगर हम एक एक परमाणु के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जीज होगी सब क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो नाइदा बोरिंग एटम के इलेक्ट्रॉनों से प्रभावित हैं। ठीक है, तो वो जो एनर्जीज होती है वो एक बैंड बनाती है जिसको बैलेंस बैंड कहते हैं, और जो खाली होने वाला जो खाली बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। पार्टली फील्ड भी हो सकता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बढ़े तो यहाँ पे आपके बढ़ भी सकते हैं, तो पार्टली फील्ड भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। इसी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं तो कंडक्शन होती है, नहीं करते हैं तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे कंपैरेटर, हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, आखिर हम सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं जबकि हमारे पास जर्मेनियम की मोबिलिटी अगर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दिया है, जर्मेनियम सिलिकॉन के कंपैरिजन कर दिया है। देखिए, ये तो बात सही है कि भाई कम है, इसमें गैप, आसानी से जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इनको टेम्परेचर मिल गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे दोस्त, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यहाँ का जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो सब क्या बन गए, इनके जगह पे स्पेस बन गए। अब नीचे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फिर अब ऊपर जाएंगे, फिर नीचे होल्स खाली हो जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर उसके नीचे होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊपर मूव करेंगे, होल्स धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, ये वैकेंसी है जो इलेक्ट्रॉन के हटने से उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं है, इनका मूवमेंट भी अपेरेंटली होता है, रियल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में तो आ रही हैं भाई, लेकिन अब थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या देख सकते हैं कि इसमें जो लीकेज करंट होती है ना जर्मेनियम में, वो ज़्यादा होती है, मोर लीकेज करंट। इसमें आपकी लीकेज करंट भी कम होगी भाई, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अवेलेबिलिटी की बात करें तो जर्मेनियम प्रकृति में कम मिलता है और सिलिकॉन प्रकृति में
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सीधी सी बात है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी की बात करें तो जर्मेनियम की टेम्परेचर स्टेबिलिटी कम होती है और सिलिकॉन की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई जर्मेनियम में आपके सेल ज़्यादा बनेंगे, 32 एटॉमिक नंबर है, आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। हल्के टेम्परेचर पे ही वो जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वियर नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन सिलिकॉन का सेल कम होने से टेम्परेचर स्टेबिलिटी मजबूत हो सकती है, हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। मोबिलिटी बस जर्मेनियम में ज़्यादा होती है, सिलिकॉन में मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये सारे नुकसान होने की वजह से सिलिकॉन का हम ज़्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है, सब इसके एटम को दिखाया, सब सिलिकॉन के एटम हैं। जब इनको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इनके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। मान लीजिए आपको रस्सी से बांधा जाए और रस्सी को आग से जला के हटा दिया जाए तो फ्री नहीं हो जाएंगे। जब इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड तो टूट ही जाते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, वैकेंसी जनरेट हो। फिर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ चला गया, यहाँ भी वैकेंसी, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर यहाँ चला गया, फिर यहाँ भी वैकेंसी। ऐसे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की ओर मूव करेंगे तो उनके जगह पे वैकेंसी बनती जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये मूव करते हैं, तो भाई रूम टेम्परेचर पे इतनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिल पाते हैं कि आसानी से इसमें क्या हो सके, कंडक्शन हो सके। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, अब इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बाहरी सप्लाई, जब हम इसको देते हैं, मान लीजिए उसमें डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देखेंगे, हम बताएंगे पूरा, हम इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह बताने के बाद देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के भी दिखाएंगे। बस इतना जानिए, मान लीजिए उसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन होता है। मान लीजिए वो डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, बैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले आए और यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ चले आए तो यहाँ पे होल बन गया। ये बैलेंस बैंड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बेटा इनके मूवमेंट से, इनके बीच में इनके मूवमेंट से भी, इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनको रख दें तो इनके मूवमेंट से भी हमको उतनी इलेक्ट्रॉन या उतनी कंडक्टिविटी नहीं प्राप्त हो पाती है जितनी कि हमें चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसमें कुछ अलग व्यवस्था करते हैं, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग व्यवस्था करते हैं ताकि इसमें कंडक्टिविटी अच्छे से हो सके और हमारे उपयोग में लाया जा सके। उसके लिए हम इसमें कुछ मटेरियल को, एक्स्ट्रा मटेरियल को ला करके इसमें मिलाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर मटेरियल दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हिंदी में भी यही होते हैं, इनका कोई हिंदी नाम नहीं है। इंट्रिंसिक मतलब जो नेचर से हमको मिलता है, जो शुद्ध होता है, जिसमें केवल और केवल उसी मटेरियल के एटम होते हैं जिसका वो सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम है तो उसमें केवल जर्मेनियम के एटम होंगे, सिलिकॉन है तो उसमें केवल सिलिकॉन के एटम होंगे। इनको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि शुद्ध सेमीकंडक्टर। लेकिन बाहर से जब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन मिलाना पड़ेगा ना, तो बाहर से जब हम एक्स्ट्रा मटेरियल मिला देते हैं तब यही सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बाहर से मटेरियल मिलाने के बाद तो हम कैसे मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या क्या हमको मिलता है, इन सारी बातों की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।